नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविता अकेडमी पर। आज हम बात करते हैं हिंदी विषय से संबंधित टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम की। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें पाठ्यक्रम को समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आदि समस्याओं का समाधान तो हमारे पाठ्यक्रम के समझने से ही हो जाता है। जैसे कि हर परीक्षा की अपना एक पाठ्यक्रम होता है, KVS का, EMRS, NVS और जितने भी अदर स्टेट के एग्जाम होते हैं जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी, MP टीजीटी पीजीटी, DSSS। हमारा टारगेट तैयारी का रहेगा DSSS। तो इनका तो अपना एक पाठ्यक्रम निर्धारित है, परंतु DSSS का अभी तक कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें तैयारी कैसे करनी है? इन्होंने तो अपना जैसे KVS और EMRS ने तो NCERT को आधार बनाया है। टीजीटी के लिए 6वीं से 10वीं तक और पीजीटी के लिए 11वीं और 12वीं की पुस्तकों को आधार बनाकर अपना पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। और NVS और अदर स्टेट की जितनी भी वैकेंसी होती है उन्होंने भी अपना टॉपिक डाले हुए हैं कि इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परंतु DSSS में ऐसा नहीं है। तो हम DSSS की तैयारी करने के लिए जितने भी पिछले सालों के क्वेश्चन आए हैं उनको एनालिसिस करके देखते हैं तो पाते हैं DSSS ने UGC नेट को फॉलो किया है। तो UGC नेट को फॉलो किया है तो हम UGC नेट के अकॉर्डिंग ही DSSS के टॉपिकों को रखकर उनका एक पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। उन टॉपिकों को आधार बनाकर हम अपनी तैयारी की शुरुआत करेंगे। तो समझ लेते हैं टॉपिक क्या क्या है। पहले ये एग्जाम UGC लेता था नेट और GRF का, अब फिलहाल NTA नेट लेने लगा है। तो इसमें भी थोड़ा बहुत अंतर है, 10-20% का। NTA ने अपने सिलेबस में थोड़ी एक्स्ट्रा चीजों को जोड़ा हुआ है, उनको भी हम साथ लेकर अपनी तैयारी करेंगे, क्योंकि सभी को पता है वैकेंसियां पिछले साल से आने वाली थी, परंतु किसी कारणवश आ नहीं पाई अभी DSSS का। तो सुनने में आया कि 31 जुलाई से पहले इनकी वैकेंसियां आ जाएगी। पर हमें अपनी तैयारी इस तरह करनी है कम समय में और सिलेक्शन के बहुत करीब ना जाकर सिलेक्शन पाना है, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो हमें सिर्फ अभी टाइम भी कम है, अगर वैकेंसी आ जाएगी तो परीक्षा की जो डेट रहेगी बस 4 या 5 महीने ही हमें तैयारी के लिए मिलेंगे। उसमें फर्स्ट पेपर भी है और सेकंड भी है, दोनों की हमें इक्वल तरीके से तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है हम सब्जेक्ट को अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फर्स्ट में वीक रह जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और अगर हमारा फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है और हम सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो भी हमारा सिलेक्शन में रुकावट आएगी। तो हमें दोनों पेपर की इक्वल तरीके से तैयारी करनी है और एक रणनीति के आधार पर अपने टॉपिक को सिलेक्ट करके अच्छे से तैयारी करनी है। तो हम करेंगे फिलहाल टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी, क्योंकि टीजीटी का पेपर 200 नंबर का होता है, जिसमें 120 की हिंदी आती है फर्स्ट पेपर को इंक्लूड करके, और पीजीटी के लिए
300 नंबर का होता है, जिसमें 220 की हिंदी आती है। तो हमें अपने सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बनाते हुए और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको बिल्कुल पक्का करते हुए चलना है। तो हम टॉपिक देख लेते हैं टीजीटी और पीजीटी के डिटेल प्लस बी में पूछे जाने वाले। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा का उद्भव विकास कैसे हुआ, कहाँ से हिंदी निकली, हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ। जैसे वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से फिर हिंदी का विकास हुआ, फिर खड़ी बोली का विकास, ब्रज भाषा का विकास, अवधि का विकास। इन सारी पॉइंटों को हम बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा, राजभाषा, देवनागरी लिपि और हिंदी का में संवैधानिक दर्जा और अन्य पॉइंट सभी हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद होगा हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के काव्यखंड को पढ़ेंगे और गद्य खंड को पढ़ेंगे। काव्यखंड के अंतर्गत हमारे चारों काल आ जाएंगे, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ये चारों काल हमारे कालखंड के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि आदिकाल से पहले हम एक टॉपिक को देखेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत जैसे सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, गार्ग्या दाताशी ने। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने, उनकी भाषा क्या रही, किसे प्रथम माना गया और किस विद्वान ने किस विधि के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, आदि पॉइंटों को हम बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। उसके बाद आएगा हमारा आदिकाल। आदिकाल के अंतर्गत भी जैसे आदिकाल के अंतर्गत किस किस प्रकार के साहित्य लिखे गए, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, राज साहित्य, लौकिक साहित्य आदि जितने भी साहित्य लिखे गए उनकी क्या विशेषताएं रही आदि पॉइंटों को हम समझेंगे। उसके बाद आएगा हमारा भक्तिकाल। भक्तिकाल के आदिकाल के बाद ऐसा क्या हुआ कि भक्तिकाल की शुरुआत हुई, भक्तिकाल को कितने भागों में बांटा गया, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में कौन कौन से कवि प्रमुख रहे, कबीर, जयश्री, और सगुण में सूर, तुलसी आदि पूरे भक्तिकाल को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। उसके बाद हमारा आएगा रीतिकाल। रीतिकाल में कितने प्रकार के कवि हुए, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, आधुनिक काल। उसके बाद आधुनिक काल हमारा थोड़ा सा बड़ा है। आधुनिक काल को भी कई भागों में बांटा गया। सबसे पहले भारतीय हिंदू युग, फिर द्विवेदी युग, उसके बाद आया छायावादी युग, ये प्रमुख 4 सितंबर रहे, पंत प्रसाद, निराला, महादेवी। उसके बाद आया प्रगतिवाद युग, इनकी समय सीमा क्या रही, ये सबसे छोटा प्रगतिवाद युग रहा। फिर आया प्रयोगवाद युग, उसके बाद हमारा आता है
नई कविता, फिर सामांतरी कविता, स्तोत्री कविता आदि छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, उनको हम पढ़ लेंगे। ये था हमारा काव्यखंड हिंदी साहित्य के इतिहास का। इसके बाद हम देखेंगे गद्य खंड को। गद्य खंड के अंतर्गत हम नाटक का विकास किस प्रकार हुआ, कहानी का, उपन्यास का विकास और निबंध का विकास, इनका विकास किस प्रकार हुआ, नाटक कहानी उपन्यास का, और इनके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख नाटक कहानी उपन्यास रहे, कौन कौन से प्रमुख रचनाकार रहे, प्रमुख रचनाएं कौन सी रही, प्रथम कौन सा था, ये सारे पॉइंटों को हम इनको बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद इसी में आ जाएगा एक आलोचना का टॉपिक कि प्रमुख आलोचक कौन कौन से रहे, जैसे रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद गद्य खंड के अंतर्गत ही एक आएगा अन्य गद्य विधाएं। अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत हम छोटी छोटी गद्य विधाएं को पढ़ेंगे, समझेंगे। वे प्रमुख गद्य विधाएं कौन कौन सी रही, जैसे कि जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टराज, रेखाचित्र, आत्मकथा, भेंटवार्ता जिसको साक्षात्कार भी बोलते हैं, आदि अन्य गद्य विधाओं के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ते समझते हुए चलेंगे, क्योंकि परीक्षा में से प्रश्न पूछे जाते हैं। नई नई गद्य विधाओं के बारे में पूछ लिया जाता है, नए नए प्रश्नों को यही से उठाया जाता है अधिकतर, क्योंकि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के अंतर्गत तो जो प्रश्न बने हुए वे हैं, लेकिन जो अन्य नई गद्य विधाएं हैं, नए प्रश्न इन गद्य विधाओं से ही बनते हैं। किसने अभी हाल ही में उपन्यास लिखा, किसने अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इन सारे पॉइंटों को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद आएगा हमारा तीसरा पॉइंट काव्य शास्त्र, जिसको हम साहित्य शास्त्र भी कहते हैं। इसके भी हम दो पार्ट बनाकर पढ़ेंगे काव्य शास्त्र के, जैसे कि एक होगा हमारा भारतीय और दूसरा होगा हमारा पाश्चात्य। जैसे कि भारतीय काव्य शास्त्र में भारतीय जितने भी ये संस्कृत के आचार्य रहे हैं, उनका काव्य के बारे में क्या विचार है, किसी ने शब्दार्थों सहित काव्य कहा, तो पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने काव्य को क्या कहा, ये सारे पॉइंट हम इन दोनों के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे कि भारतीय में जितने भी संप्रदाय आएंगे, जैसे रस संप्रदाय, रीति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, और प्रमुख आचार्य हैं उनकी समय सीमा, सारे पॉइंटों को हम जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट परीक्षा में पूछे जाते हैं पढ़ते हुए के साथ साथ हमें उनको याद करना है, याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद आएगा हमारा फोर्थ पॉइंट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, व्याकरण। व्याकरण में पहले प्रश्न कम पूछता था, DTET+B, अब इस सब्जेक्ट में अधिक प्रश्नों की संख्या व्याकरण से अधिक रख दी गई है। पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्र उठाकर हम देखते हैं तो, पर DTET+B का कोई भरोसा नहीं है किस पॉइंट से अधिक प्रश्न पूछ लेता है और किस पॉइंट से कम प्रश्न, क्योंकि इन्होंने अपना कोई भी पाठ्यक्रम मेंशन नहीं किया कि इस टॉपिक से इतने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह नहीं है, पूरी संपूर्ण हिंदी में से अगर वो चाहे तो एक ही टॉपिक से प्रश्न उठा
उठा सकता है, और या फिर सभी टॉपिकों से प्रश्न इक्वल तरीके से उठा सकता है। या फिर जैसे पिछले सालों में हमने देखा तो एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र से उठाए हुए थे 50%, पिछली बार देखा है तो व्याकरण से 50% उठाए हुए थे। तो हमें सभी टॉपिकों को इक्वल तरीके से तैयार करते हुए चलना है। भारतीय काव्य शास्त्र में रस, अलंकार, छंद आदि ये भी आ जाते हैं व्याकरण के टॉपिक, और इसमें तो हमें संपूर्ण व्याकरण को पढ़ना ही है, जैसे सर्वनाम, संज्ञा, कारक, सभी टॉपिक जितने भी व्याकरण के आते हैं। ये हमारे लिए जो जितनी भी परीक्षाएं होती है पीआरटी की, जैसे DTPSB की, और भी अदर परीक्षाओं में 20 नंबर की जो हिंदी पूछी जाती है, उन सभी में हमारी ये क्लासेस महत्वपूर्ण होगी। उसके बाद आएगा हमारा अगला टॉपिक हिंदी पेडागोजी। हिंदी पेडागोजी में टीजीटी में 10 नंबर की पूछी जाएगी और पीजीटी में 20 नंबर की। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा केवल पीजीटी के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम। ये 11th-12th की एक बुक होती है, उनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं DTPSB में, और KVS में भी ये इंक्लूड है। तो अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम निकाल कर टॉप पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, उनके प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और होगा, अगर हम बनाना चाहें तो, नहीं तो इन टॉपिकों के अंतर्गत ये सारे पॉइंट शामिल हो जाएंगे। परंतु अगर हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है तो DTPSB में, तो हमें एक्स्ट्रा एक पॉइंट और इंक्लूड करना पड़ेगा, जब उसमें होगा हमारा विविध। विविध में हमारी जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं वे आ जाएंगी, और जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनते हैं हिंदी में उनको शामिल करेंगे, जैसे कि हिंदी में प्रथम, हिंदी में साहित्यकारों के उपनाम, प्रमुख गुरु शिष्य आदि सभी पॉइंट इसके अंतर्गत विविध के अंतर्गत रखकर हम DTPSB की बहुत अच्छे से तैयारी करते हुए चलेंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक अपने हिंदी के टॉपिक के साथ। जिस भी विद्यार्थी को हमारे साथ तैयारी करनी है हमसे जुड़ सकता है, और वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। चीजें वही की जाएगी जो 99% एग्जाम में पूछी जाती है। एक्स्ट्रा फालतू चीजें करने के लिए हमारे पास अभी समय नहीं है। अगर हमें कुछ महीनों का और बाद में समय मिलता है तो हम एक्स्ट्रा पॉइंटों को भी जोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि पेपर तो किसी ने बना नहीं रखा है कि कहाँ से क्या पूछ लेते हैं। तो हमें अपनी तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़नी और मेहनत करनी है, और DTPSB में सिलेक्शन लेना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगी जो आने वाले परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, जिनकी अभी B.Ed C.Tet कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर जिन्होंने तैयारी कर चुके हैं उनकी बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगी, और जो अभी स्टार्टिंग से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए तो है ही महत्वपूर्ण। थैंक यू।